Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we will be studying about operators. मैंने आपको पहले वाले वीडियो में टोकन्स के बारे में बताया था एंड टोकन्स में हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी. So operators basically helps us to perform some specific operations. What does operators do? They helps us in performing some specific operations. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं. कुछ तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स की मदद से. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट, अगर मुझे परफॉर्म करना है ए प्लस बी, ए और बी को मैं तभी ऐड कर सकती हूँ जब मेरे पास बीच में कोई ऑपरेटर प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे प्लस एक ऑपरेटर है. अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी क्या है? एक ऑपरेटर है. तो क्या सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या सिर्फ यही ऑपरेटर्स होते हैं? नहीं, हमारे पास 6 टाइप्स के ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं जो कि आज मैं आपको एक एक करके सारे के सारे एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ. सो मेरे साथ वीडियो में एंड तक रहना एंड मैं बता रही हूँ ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है दैट इज द मोस्ट बेसिक वन बट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, एरिथमेटिक. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इनके अंदर आप पढ़ रहे होते हो अबाउट प्लस, माइनस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया. मॉड्यूलस के बारे में पढ़ते हो. मॉड्यूलस क्यों पढ़ते हैं? मॉड्यूलस आपको बेसिकली निकाल के देता है रिमाइंडर. क्या निकाल के देता है? रिमाइंडर. मॉड्यूलस को और डिवीजन को, इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है. ये बेसिकली डिवाइड के लिए होता है एंड ये ऑपरेटर हमको रिमाइंडर निकाल के देता है. एंड देन इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है? इसके आता है मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन. ये तो आपके हो गए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अब अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं दे सकती हूँ. दैट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी. मैंने लिखा ए की वैल्यू थी 5 एंड बी की वैल्यू थी 4 मान लेते हैं. सो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4. तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा 9. वेरी बेसिक. लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड आपका आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स नाम में ही है इसके, तो रिलेशन. तो क्या करता है? ये एक रिलेशन बताता है. मीन्स हम इससे क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं. हम इनसे क्या करते हैं? वी यूज टू कंपेयर द वैल्यूज. हम इनसे वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं एंड कंपैरिजन के लिए वी कैन यूज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी साइंस दैट वी कैन यूज. अब इसका भी मैं आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन बता देती हूँ. एग्जाम्पल में हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 7 है फॉर एग्जाम्पल. अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई. कंडीशन में मैं बेसिकली दोनों की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करके चेक कर रही हूँ दैट विच वन इज द ग्रेटर वन. यहाँ पे मैंने क्या चेक करा है? दैट a इज ग्रेटर देन b. क्या ये सही है? ऑब्वियसली ये सही नहीं है. तो आपको आंसर क्या मिलता है? फॉल्स. क्या a इज इक्वल टू b? अब ये मत बोलना कि सिंगल इक्वल टू हम तो यूज करते हैं, आपने तो डबल इक्वल टू कर दिया. तो जब हम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वहाँ पे जो सिंगल इक्वल टू का साइन होता है इट इज़ बेसिकली यूज्ड एज असाइनमेंट. आगे हम इस ऑपरेटर की भी बात करने वाले हैं. एंड अगर आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, दो वैल्यूज़ को अगर आपको कंपेयर करना है आपस में, तो आप डबल इक्वल टू ही यूज़ करते हो. लेकिन आप बोलते कैसे हो? इक्वल टू. क्या ए और बी आपस में इक्वल है? नहीं है. तो इसका भी आंसर क्या आ जाता है? फॉल्स. तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑपरेटर भी खत्म हो गया. लेट्स मूव टू द थर्ड ऑपरेटर. हमारा थर्ड ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे. असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली देखो नाम से ही ना सारे काम हो जाते हैं. असाइनमेंट में नाम क्या आता है? असाइन. असाइन का मतलब देना. ये क्या करता है? बेसिकली इट असाइंस द वैल्यूज. असाइन द वैल्यूज. और ये कैसे काम करता है? ये काम करता है राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट कैसे काम करता है मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर देती हूँ. एग्जाम्पल में मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल इंट a इज इक्वल्स टू 5
एंड मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा दैट इंट b इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने बोला कि ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, दैट मीन्स ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। इट मीन्स कि जो 5 की जो मैंने वैल्यू है, 5 जो है वो मैं a के अंदर डाल रही हूँ, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू जो भी है वो मैं किस में डाल रही हूँ, b के अंदर डाल रही हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, 5। तो इससे मैं ये क्या बोलना चाहती हूँ, दैट b इज ऑल्सो इक्वल टू 5। आई होप दैट यू आर एबल टू गेट द कंसेप्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ यही नहीं होता है, और भी शॉर्ट हैंड्स होते हैं इसके, मैं बता देती हूँ। शॉर्ट हैंड एंड बेसिकली हम इन्हीं को प्रोग्राम्स के अंदर मेजरली यूज़ कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला तो आपको पता ही है, आई मीन सॉरी ये नहीं होता है, सिंगल इक्वल टू वाला तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसके साथ कुछ इस तरीके के ऑपरेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऑपरेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये वाला समझ में आ चुका है, मान लिया। ये क्या है, ये तो समझ ही नहीं आया, समझाया ही नहीं। टेंशन मत करो यार, सब समझाती हूँ। देखो, अगर मुझे लिखना है दैट a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो यार ये इतना बड़ा अगर मैं लिखूंगी तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है इतना बड़ा लिखने में, एंड कंपाइलर का भी वेस्ट होगा। इससे जो भी वैल्यू बनी वो इसमें डालने में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं शॉर्ट हैंड यूज करती हूँ, a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है कि a के अंदर आप 1 ऐड कर दो, एंड जो भी इनकी वैल्यू आए उसको आप a में ही डाल दो। बट हाँ, अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है और अगर फिर आप ये लिख रहे हो तो वो हो जाएगा आपका गलत। आप ये कब कर सकते हो, जब यहाँ का भी वेरिएबल सेम हो, तब आप ये वाली टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हो। दैट a इज इक्वल टू a प्लस, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ एक बार, a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब यही होता है। कंपाइलर, अगर आपने ऐसा लिखा है, कंपाइलर उसको ट्रीट करेगा कि अच्छा आप ये लिखना चाहते हो पर आपने शॉर्ट हैंड लिखा है, वेरी गुड। ऐसे ही अगर मुझे लिखना है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, अब आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपने कर लिया होगा अब तक। तो इसका आंसर है a इज इक्वल टू a माइनस 1। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए लगाना चाहूँ तो उसका भी आंसर ऐसा ही आएगा। क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे मैं 1 ही लगाऊँ? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मुझे करना है मल्टीप्लाई, तो मैंने लिखा a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3, एंड a की वैल्यू मैंने ऊपर दे दी 4। इंट a की वैल्यू मैंने क्या दे दी, 4, एंड मैंने नीचे ये एक स्टेटमेंट लिख दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दैट a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 3। वेरी गुड। a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो a विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड इसकी जो वैल्यू है, मैंने आपको बताया कि ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो इनकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, जाके a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो हमारा जो a है वो आ जाएगा यहाँ पे 12। ऐसे ही आप सारे के सारे ऑपरेटर्स के साथ इसमें कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, एंड दैट इज आवर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाइवा में इससे खास कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ऑपरेटर पूरा का पूरा टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पे स्पेशली मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप इसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हो। तो इसकी बात कर लेते हैं। इंक्रीमेंट से क्या समझ में आता है कि इंक्रीज हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड डिक्रीमेंट से क्या समझ में आता है कि भाई कुछ तो डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। व्हाट वी डू, वी इंक्रीज the value of a variable by 1। 1 से क्या करने होते हैं, हम किसी की वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं।
डिक्रीमेंट की क्या डेफिनेशन हो सकती है, वीडियो को वापस से पॉज करो और खुद से लिख कर देखो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। सो मैं डिक्रीमेंट की भी डेफिनेशन लिखती हूँ। इट इज़ यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। आई होप दैट यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 5। अब अगर मुझे a की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है तो मैं a प्लस प्लस भी लिख सकती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने ये लिखा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन जब भी हमको वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना होता है तो हम बेसिकली प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। इंक्रीमेंट का साइन क्या होता है? प्लस प्लस। डिक्रीमेंट का साइज होता है माइनस माइनस। तो जब भी हमको वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना होता है तो हम प्लस प्लस का यूज़ कर रहे होते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है? दैट a इज इक्वल्स टू a प्लस 1। इसका मतलब यही होता है। तो जब कंपाइलर इसको रन कर रहा होगा तो आउटपुट में आपको क्या देगा? आउटपुट में वो आपको देगा 6। क्यों? क्योंकि 5 में अगर मैं 1 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास 6 आएगा, और 6 मैं इधर स्टोर कर दूंगी तो मैंने a को ही तो निकाला, आउटपुट करा है, तो मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा। यहीं पे अगर मैंने एक बनाया इंट a इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, 3 बनाया मैंने, एंड मैंने नीचे लिखा a माइनस माइनस, तो अब मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? फटाफट से अपनी कॉपी में लिख कर बताओ। सो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि मैंने बोला दैट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो कि मैंने यहाँ पे यूज करा, इट इज यूज टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1 से आप जो भी अपने वेरिएबल को वैल्यू देते हो वो 1 से क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? a माइनस माइनस a की क्या वैल्यू है? इसको अच्छा मैं कैसे और भी कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ दैट a इज इक्वल्स टू a माइनस 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, लेकिन जब हम 1 की बात करते हैं, जब हमको 1 से इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? यस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। आप अगर ये लिखोगे अपने प्रोग्राम में तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे जो एग्जामिनर है, जो कि टीचर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसे एक चीज़ पता चल जाएगी कि यार इस बच्चे को ना ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है, क्योंकि अगर पता होता तो ये वही कॉन्सेप्ट यूज़ करता। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, जो कि मैं एक न्यू वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा दूँगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। आपके 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली, आप ये मान लो, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। एंड डिक्रीमेंट में भी आप सेम कर सकते हो। डिक्रीमेंट में यहाँ लिख देती हूँ डिक्रीमेंट। इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब ये प्री और पोस्ट का मतलब आपको बचपन से पता है, मैं बस उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देती हूँ। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। तो पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट इज a प्लस प्लस। प्री इंक्रीमेंट मतलब दिस। प्री डिक्रीमेंट मतलब दिस, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब वेरी गुड, a माइनस माइनस लिख लो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें पहले आपका जो कंपाइलर होता है वो वैल्यू रखता है, उसके बाद वो उसकी वैल्यू को 1 से क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे पहले आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एंड देन वो a की वैल्यू रख रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है? डिक्रीमेंट में, प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है? पहले आपकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है एंड देन फिर वो a की वैल्यू रखता है। यहाँ पे क्या होता है? पहले आपकी a की वैल्यू रखी जाती है एंड फिर उस पर डिक्रीज परफॉर्म होता है। अगर आप अपने कंपाइलर पे करके देखोगे
तो आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट होता भी नहीं है। बेसिकली आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मैं एक न्यू वीडियो में एक डिटेल के साथ आपको पढ़ा दूंगी, ओनली व्हेन आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको इसका डिटेल पढ़ना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर एंड दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, यार एक बात बताओ, आज दुनिया में हर चीज़ लॉजिक के बिना लॉजिक से चलती है, लॉजिक के बिना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरीके के होते हैं। एंड ऑपरेटर, एंड को सिंबल ऐसा होता है आपका, और ऑपरेटर आ जाता है, 2 पाइप ऐसे होते हैं। एंड एक और स्ट्रक्चर होता है नॉट, नॉट को आप कुछ इस तरीके से डिनोट कर रहे होते हो। अब अगर आपको ये तीनों पता है तो बहुत अच्छी बात है, पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि अगर आपको एंड और नॉट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको इनका इम्प्लीमेंटेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पहले मैं आपको एंड के बारे में बताती हूँ। एंड ऑपरेटर होता क्या है, एंड का काम क्या होता है। एंड हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमको दोनों चीज़ें इंक्लूड करनी हो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में जैसे मैंने लिखा एप्पल एंड बनाना, सेंटेंस को कंप्लीट करे क्या, ब्रिंग एप्पल एंड बनाना फ्रॉम मार्केट, मार्केट लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बाजार से आते हुए, मार्केट से आते हुए एप्पल और बनाना, मतलब एप्पल भी लाना है और बनाना भी लाना है। इसका मतलब मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को क्या कर रही हूँ, इंक्लूड कर रही हूँ। तो एंड में बेसिकली हम ये बोलते हैं दैट इफ बोथ द इनपुट्स आर ट्रू then the output is also true. But if any one of the input is true, any one of the input is true, then the output is false. एक भी इनपुट ट्रू मतलब कि दूसरा तो हमारा फॉल्स है, तभी तो हम एक के ट्रू की बात कर रहे हैं, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। अब इसका मतलब समझो, मैंने फॉर एग्जांपल 2 इनपुट दिए। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कंडीशन चेक करी, 2 कंडीशन में मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। मैंने चेक करा कि ए बी से बड़ा है क्या, और मैंने दोबारा से कंडीशन चेक करी क्या ए सी से बड़ा है। ए की वैल्यू मैंने दे दी 9, बी की वैल्यू दे दी 8 एंड सी की वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 2। क्या हमारा ए बी से बड़ा है, 9 इज़ ग्रेटर देन 8, बिल्कुल सही है भाई, हाँ ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू है, गुड। क्या ए सी से बड़ा है, इज़ 9 ग्रेटर देन 2, बिल्कुल सही है यार, ये भी सही है, दोनों कंडीशन मेरी तो सही है। एंड क्या बोलता है कि आपकी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो भाई आपका जो आउटपुट है वो भी कैसा आएगा, ट्रू आएगा। वेरी गुड। बट क्या होता अगर यहाँ पे ये 2 की जगह पे 12 होता। अब क्या मेरी कंडीशन ट्रू है, चेक करते हैं। 9 क्या 8 से बड़ा है, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। क्या 9 12 से बड़ा है, नहीं यार ये कंडीशन तो गलत हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन मेरी हो गई गलत, केस 1 बना लेते हैं ना पहले अपन। केस 1 में क्या हुआ, बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो हमारा जो आउटपुट आया है वो भी आया हमारा ट्रू। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमारी फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, हमारी ट्रू है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है ट्रू, बट हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारी फॉल्स। आउटपुट क्या आएगा, आप मेरे को फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ जब तक मैं आउटपुट लिख रही हूँ। आउटपुट आपका आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्योंकि आपका एक इनपुट ट्रू नहीं है, आपकी एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है।
मैंने इतना अच्छे से आपको एंड ऑपरेटर पूरा समझा दिया है। आई होप सो अब तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। सो मैं मूव करती हूँ अब एक और ऑपरेटर पे। और ऑपरेटर पे मूव करते हैं। सॉरी, ओके। और ऑपरेटर, और का मतलब क्या होता है? मैं वापस से उसी सेंटेंस को लिखती हूँ, ब्रिंग एप्पल और मैंगो, मैंगो लिख लेते हैं, फ्रॉम मार्केट। इसका मतलब क्या है? या तो तुम मार्केट से आते हुए एप्पल ले आना, या फिर क्या ला सकते हो, मैंगो ला सकते हो। मतलब दोनों कंपलसरी नहीं है कि तुम एप्पल भी ले आना, एप्पल भी ला सकते हो या फिर मैंगो भी ला सकते हो, और अगर दोनों मिले तो आप दोनों भी ला सकते हो। तो ये क्या बोलता है कि अगर बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो आपका आउटपुट क्या है? ट्रू है। इफ one of the condition is true, then also आपका आउटपुट ट्रू है। इसने बोला यार देख, मैं एंड जितना ना थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं और हूँ। अगर तुम्हारे पास एक कंडीशन भी ट्रू है ना, तब भी आ जाना, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। और के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको शो करती हूँ। A इज ग्रेटर देन B, या फिर A इज ग्रेटर देन C। A की वैल्यूज मैं देती हूँ, A को 12 दे देते हैं, B को 9 दे देते हैं, C को हम 20 दे देते हैं। मैंने यहाँ पे कंडीशन बोली, क्या A B से बड़ा है? इज 12 ग्रेटर देन 9? बिल्कुल सही है। क्या 12 इज ग्रेटर देन 20? नो, इट्स रॉन्ग। 20 कब से छोटा होने लग गया? वही 12 से। लेकिन इसने बोला यार देख, मैं और गेट हूँ, तो तेरी एक कंडीशन ट्रू है ना, आजा, मैं आउटपुट दूंगा ट्रू, क्योंकि तेरी एक कंडीशन ट्रू है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और गेट ऑल्सो। अब हम नॉट गेट पे मूव करते हैं। नॉट गेट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेट है। नॉट गेट तो ना मतलब लोड ही नहीं लेता, इसका एक बहुत ही सिंपल सा काम होता है। इट जस्ट रिवर्सेस द आउटपुट, गलत हो गया, हाँ, इट जस्ट रिवर्सेस द आउटपुट। अगर मैं नॉट को आपके और के अंदर अप्लाई करके देखूं, चलो यहाँ पे हम ना एक नॉट का ही बना लेते हैं। नॉट में मैंने किया कि A इज ग्रेटर देन B, एंड A की वैल्यू मैंने दे दी 4 एंड B की वैल्यू मैंने दे दी 6। इज 4 ग्रेटर देन 6? इसने बोला नहीं यार देख, वैसे तो तेरी कंडीशन है फॉल्स, आउटपुट देखो, मतलब आउटपुट आना क्या चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। बट नॉट ऑपरेटर बोलता है कि अगर तुम मेरा सिंबल यूज़ करते हो, अगर तुम ये यूज़ करते हो, तो अगर तुम्हारा आउटपुट फॉल्स भी है ना, तो मैं उसे कर दूंगा ट्रू। मतलब तुम्हारा आउटपुट जो भी होगा ना, मैं उसका सीधा क्या दे दूंगा? रिवर्स दे दूंगा। अगर तुम्हारा आउटपुट है ट्रू, अगर तुम्हारा आउटपुट ट्रू है तो मैं क्या दे दूंगा? फॉल्स दे दूंगा। और अगर तुम्हारा आउटपुट फॉल्स है तो मैं ट्रू दे दूंगा। तो इसने क्या ज़्यादा लोड नहीं ले रखी है। इसने सोचा यार जो आउटपुट आता है ना उसी को रिवर्स कर दो, फालतू में मैं एक कंडीशन चेक करूंगा, दूसरी कंडीशन चेक करूंगा, इतना झमेला नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ आउटपुट को रिवर्स कर देना है। सो आई होप सो कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी बेस्ट वे में समझ में आया होगा। जितना मैं पॉसिबल इसको बेसिक सिंपल बना सकती थी, मैंने उतना सिंपल बनाने की कोशिश करी है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेट, एंड दैट इज योर सिक्स्थ ऑपरेटर। सॉरी, गेट बोल रही हूँ, ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर। अच्छा, मैं एक चीज़ तो बताने ही भूल गई यार, लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ क्यों करते हैं? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया तो आना चाहिए। रिलेशन में भी मैं कंपेयर ही कर रही थी, कंडीशन ही मतलब कंपेयर ही कर रही थी मैं, एंड यहाँ पे भी तो मैं कंपेयर ही कर रही हूँ। देन व्हाट्स दी लॉजिक? मतलब इम्पोर्टेंस क्या है यार लॉजिकल ऑपरेटर की? मैं रिलेशनल ऑपरेटर क्यों यूज़ कर रही हूँ फिर? देखो, रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं जब मुझे दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो, क्योंकि दो वैल्यूज़ को तो मैं आपस में कंपेयर कर सकती हूँ। बट व्हाट इफ मुझे दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो?
मैं एक नीचे लाइन लिख देती हूँ नोट में, ताकि आपको ध्यान रहे। सो नोट लिखते हैं अपन इसके लिए। नोट में क्या लिखते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर देन टू कंडीशंस टुगेदर। मतलब अगर मेरे पास 3-4 कंडीशंस है ना, तो लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से मैं उन कंडीशंस को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, वरना मुझे एक एक करके बार बार रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करके मैं पूरा क्वेश्चन एक ही बारी में सॉल्व कर सकती हूँ। सो इसको ध्यान रखना। आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिलेशनल ऑपरेटर जब हमारे पास है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो आप अपना रीज़न बता सकते हो दैट व्हाई डू वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज आपका कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर भी ना बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्या यूज़ करते हैं? एक तो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, एंड सेकेंड चीज़ जो हम यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ कॉलन। सो कंडीशनल ऑपरेटर, देखो इसके भी नाम में आ रहा है। अब तक जितना भी मैं समझा रही हूँ ना, सब में नेम से रिलेट करके समझा रही हूँ। नेम से रिलेट करके समझोगे तो ईजीएस्ट वे में याद हो जाएगा। कंडीशनल में एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? कंडीशन। इससे मुझे एक वर्ड तो क्लियर हो गया कि यार कुछ कंडीशन वगैरह चेक होनी है इसके अंदर। सो ये क्या करता है? इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन कंडीशन। मुझे कोई कंडीशन दे रखी है, एंड अगर वो ट्रू हुई तो कुछ एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स हुई तो कुछ और एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल समझा देती हूँ, उसके बिना डाउट आता है। मैंने एग्जाम्पल लिया दैट इंट a इज इक्वल्स टू 5 एंड इंट b इज इक्वल टू 9। एंड मैं ना एक नीचे लाइन लिख रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है, अभी नहीं आएगी समझ, पर मैं समझाऊंगी ना। ये लाइन मैंने लिख दी। अब मैंने क्या लिखा है इस लाइन में, इस लाइन को समझने की कोशिश करो। इस पार्ट को भूल जाओ, ये वाला पार्ट अभी भूल जाओ। इस वाले पार्ट पे हमें क्या करना है? फोकस करना है। ये क्या बोल रहा है? a इज ग्रेटर देन b। क्या 5 9 से बड़ा है? नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसका ना 2 केस बनाती हूँ। केस 1 where a is equals to 10 and b is equals to 5, and case 2 मैं ये फर्स्ट वाले ही लेकर चलती हूँ दैट a is equals to 5 and b is equals to 9। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे सेकंड केस की, नहीं फर्स्ट केस की हम बात करेंगे ना पहले तो। ओके, सो फर्स्ट केस बोल रहा है क्या? a b से बड़ा है, is 10 greater than 5, बड़ा है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू को किस में डाल दो? c में डाल दो। ये तो हो गया। तो आउटपुट में आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? a की वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, दैट इज 10। कि कौन सा बड़ा है? 10 आ गया, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं हम रेड पेन से। केस 2 क्या बोलता है कि ये फॉल्स होगा। क्या मेरा 5 9 से बड़ा है? नहीं है। ये तो चलो बड़ा था मान लिया, लेकिन ये तो बड़ा नहीं है। तो ये बोलता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है, क्या बोलता है ये? if this condition is false, then print the variable or any statement present after the colon। इस कॉलन के बाद में जो स्टेटमेंट हो या फिर जो वेरिएबल हो, आपको उसको एग्जीक्यूट कराना है। मतलब ये तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब a की तो वैल्यू नहीं जानी है। इसका मतलब मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगी? b की वैल्यू मैं किस में डाल दूंगी? c के अंदर डाल दूंगी। ये वाला पार्ट अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा समझो, समझ में आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड इनके जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल।
Like, share and subscribe. Thanks for watching the video.